www.incometax.gov.in। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी सीजन के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आईन ने आवाम को दिए हैं वो कौन कौन से बुनियादी हुकूक। राइट टू प्राइवेसी अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 21 वायलेट। क्या है हमारी जिम्मेदारियां? डिफेमेशन के लिए जरूरी है कि जो आप कह रही हैं वो कोई तीसरा सुन ले। इन सवालों के जवाब के लिए देखना ना भूलें हिंदुस्तानी आईन पर मबनी खास प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आईन, सिर्फ डीडी उर्दू पर बरोज़े जुमा रात 8:30 बजे। अटल जी राजनीति की दुनिया में रहे, लेकिन भोंडी हरकतों और सस्ते हथखंडों से मीलों दूर रहे। किंतु राजनीति की रफ्तीली राह में कमाना तो रहा दूर, गांठ की पूंजी भी गंवा बैठा। दिल्ली के दरबार में कौरव का है जोर, लोकतंत्र की द्रौपदी रोती नयन निचोड़। वे भाषण के लिए माइक के सामने खड़े हुए कि इतिहास बदल सकता है मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। अटल जी जीवन भर अनजान कविता का पता ढूंढते रहे। जो भी कविताएं मिली उन्हें कागज पर उतारा। ये थी उनकी सही पूंजी, वेदना की पूंजी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी लिखी कविताओं पर आधारित शब्दवाणी और स्वर का त्रिवेणी उत्सव अटल अचल अविचल दिनांक 25 दिसंबर 2021 सुबह 10 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। टेराकोटा लफ्ज लातीनी जबान का लफ्ज है जिसके माने पकी हुई मिट्टी से हैं, क्योंकि इस पॉटरी में इस्तेमाल शुदा मिट्टी की रंगत गहरे लाल रंग की होती है और पकी हुई मिट्टी से मुशाबहत रखती है, इसीलिए इसे टेराकोटा पॉटरी कहा जाता है। टेराकोटा तो इसका नाम एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन मुख्य हिंदी का शब्द है मिट्टी का बर्तन। और पॉटरी माने पॉट हो जाता है। जो हमारे गांव की देहात की जो जैसे पानी का तालाब है, जोहड़ है, उसमें से मिट्टी जो आती है, उस मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं वो खास करके क्योंकि चिकनी मिट्टी होती है और उसी से वो बर्तन या मूर्ति जो बनती है उस चिकनी मिट्टी से बनती है, तो उसी को टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी होती है मोटी मोटी, उसको लकड़ी के डंडे से बारीक किया जाता है, जैसे कि एक चने के जैसे उतना बारीक उसको कूटते हैं और उसको फिर चलनी से छान के मोटी एक तरफ कर लेते हैं, उसको पानी में डाल के भिगो के, और वो बारीक जो होती है उससे उसकी गुदाई करते हैं। गुदाई करने के बाद फिर पैरों से गुदाई करते हैं। पैरों से गुदाई करने के बाद फिर हाथों से उसको बहुत बारीक गुदाई करके फिर चाक पे लाते हैं उसको, तो चाक पे उसको बर्तन बनाते हैं। तारीख की दलाइल में देखा जाए तो टेराकोटा पॉटरी के इस फन के मुतालिक कई नजरियात सामने आते हैं।
ये फन कब और किस तरह वजूद में आया, इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए हैं। एक नजरिए के मुताबिक टेराकोटा पॉटरी की शुरुआत ईरान से हुई और वक्त के साथ ये फन सरहदों को पार करता हुआ हिंदुस्तान आ पहुंचा। वहीं कुछ माहिरीन का ये मानना है कि ये रिवायत तकरीबन 1700 साल पुरानी है और इसकी जड़ें हिंदुस्तान की कदीम तरीन तहजीब से मिलती हैं, जो दरियाए सिंध के किनारे बसी थी। इन सब दलाइल के पेश नजर एक मुनासिब अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि टेराकोटा पॉटरी का ये फन एक वक्त पे कई जगहों पे मश्क किया जाता था। हिंदुस्तान में पुराने जमाने में टेराकोटा पॉटरी से रोजमर्रा के इस्तेमाल शुदा बर्तनों के अलावा देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थीं। कई अदवार से चलती आई ये रिवायत आज भी एक मखसूस इलाके में न रहते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह से चलती चली आ रही है। चाहे वो राजस्थान हो या बंगाल, मध्य प्रदेश हो या तमिलनाडु, हर खित्ते में टेराकोटा का ये फन बड़ी अकीदत के साथ मश्क किया जाता है। इस फन के जरिए बनाई गई देवी देवताओं की मूर्तियां खुसूसी तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में पूजी जाती हैं। मंदिरों में इन मूर्तियों को हर साल बदला जाता है और नई मूर्तियों के रखे जाने की इस रस्म को वहां के लोग पूरी अकीदत और धूमधाम से मनाते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। यहाँ कल कल बहती नदियाँ और झरने हैं, हरे भरे जंगल हैं, जंगल में चहचहाते परिंदे हैं और बुलंदो वाला खूबसूरत पहाड़ हैं, जिन्हें देखकर ही दिल को सुकून हासिल होता है। लेकिन ये सब नेमतें जो कुदरत ने हमें अता की हैं, हम अपने लालच और तरक्की की अंधी दौड़ में इन्हें बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ जहां हमने नदियों और जंगलों को उजाड़ कर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ खूबसूरत पहाड़ों की जगह आज हमने अपने शहरों में कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, ये कूड़े के पहाड़ हमें कुदरत ने नहीं दिए, बल्कि हमारी खुद की लापरवाहियों ने इन पहाड़ों की तामीर की है। अपने घरों, दफ्तरों और सनतों से निकले हुए कूड़े कचरे से हमने इन पहाड़ों को खड़ा किया है और रोज़ाना हम इन्हें और भी बड़ा करते जा रहे हैं। सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक आज हमारे मुल्क में 1,60,000 टन कचरा रोज़ाना पैदा होता है, यानी सालाना तकरीबन 62 मिलियन टन कचरा। और इस 62 मिलियन टन कचरे में से 60 से 61% कचरा हमारे किचन और घरों से निकला हुआ होता है, जबकि 9% कचरा प्लास्टिक, 7 से 9% हजार्डस, 1.5% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और 17% अस्पतालों से निकला हुआ कचरा होता है। इस 62 मिलियन टन कचरे में से 43 मिलियन टन कूड़ा कचरा ही इकट्ठा हो पाता है और उसमें से भी सिर्फ 11.9 मिलियन टन कूड़ा कचरा ही आगे प्रोसेस हो पाता है। बाकी का 31 मिलियन टन कूड़ा कचरा लैंडफिल साइट्स पे या डंपिंग ग्राउंड पर डाल दिया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसे कूड़े का पहाड़ बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही लैंडफिल साइट्स एक छोटे से कूड़े के ढेर से धीरे धीरे 60 से 65 मीटर ऊंचे कूड़े के पहाड़ों में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि सरकार वक्त वक्त पर कूड़े कचरे के मुनासिब हल के लिए रूल और रेगुलेशन लाती रहती है। जैसा कि हुकूमत की जानिब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को असर नौ बनाया गया है, जिसके तहत हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हमें किस तरह से अपने घरों से निकले कूड़े कचरे को रखना है। जैसे
सूखा गीला, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा कचरा अलग अलग रखें और इसी तरह अलग अलग शक्ल में इसे कूड़े वाले को दें। इससे कूड़े कचरे को सही तरीके से निपटाने में सरकारी मशीनरी को काफ़ी मदद मिलेगी। सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 ही नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो सरकार कूड़े कचरे के सही बंदोबस्त के लिए बनाती रहती है। इन्हीं में से एक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एमसीडी हमारा लगातार इसमें कार्य कर रही है। हमारे सभी वार्डों से प्राथमिक तौर पे जो कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य है वो घर घर से इकट्ठा कर करके उसको जो हमारी लैंडफिल साइट है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य एमसीडी के द्वारा किया जाता है। हालांकि जो कूड़ा निस्तारण में हमारी इसमें समस्याएं आ रही हैं, उसमें बड़ी जो स्तर की समस्या है वो जगह की प्रॉब्लम जो हमारे को इसमें सभी जगह दिल्ली में आती है। सेकंड, जो हमारा लोगों से इसमें एक्सपेक्टेशन रहती है दिल्ली में, उस एटीट्यूडनल चेंज के अंदर हम लोगों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि वो सोर्स सेग्रीगेशन, जिसमें कि वो अपने स्तर पर ही हमें कचरा जो है वो गीला कचरा और ड्राई कचरा के रूप में हमें उपलब्ध कराएं। तो हम लोगों से भी ये अनुरोध करेंगे कि वो अपने स्तर पर गीला और सूखा कचरा हमें अलग अलग रूप में दे ताकि इसके निस्तारण में हम प्रयास कर सकें। तीसरी बात यह है कि हम मैकेनिकल रूप से भी इसमें काफ़ी हद तक ऑपरेशंस में आगे बढ़े हैं। हमारे एमआरएस जो हैं वो काफ़ी हद तक सड़कों को सफाई करने में आगे आ रहे हैं। हमें यूडीएफ से काफ़ी हद तक सोर्स फंड इसमें दिया गया है, जिनका हमने एमआरएस मशीन्स इसमें यूज़ करी हैं। आपने देखा होगा रात्रि में भी हम लोग काम कर रहे हैं। स्पेशल ड्राइव्स हम लोग मार्केट्स को सुधार करने में किया जा रहा है। नए नए हमने जो हैं अपनी तरफ से बिन्स लगाए हैं, लोगों को जागरूक किया है। साथ साथ में आने वाले समय में जो हमारी पोल्यूशन की एक भयानक विकराल समस्या सामने आती है, उसके लिए हम स्प्रिंकलर्स भी तैयार कर रहे हैं और पिछले साल भी इसको किया था और साल दर साल हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हमें जो पोल्यूशन लेवल एक बहुत उच्च लेवल तक पहुंच जाता है दिल्ली में हर साल, उसको कम से कम करने में और लोगों के पास जाने में हमारी जो है एक सहूलियत से जा सके। एक नया अचीवमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने वेस्ट टू वंडर के रूप में यहाँ करके देखा है और एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट ये किया गया है। आप देखिए सराय काले खां पर हमारी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन सभी से एक बहुत ही अत्यधिक सुंदर पार्क वहाँ पे तैयार हुआ, जिसमें हमने वर्ल्ड के सभी 7 जो आश्चर्य हैं उनको अपने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। आज ये पार्क दिल्ली के लोगों के दिल में एक मुकाम बना चुका है। इस स्तर पे अगर अपने आप को दिमागी तौर पे स्वस्थ करेंगे तो शायद दिल्ली को हम लोग एक बहुत सुंदर शहर के रूप में बनाने में आगे कामयाब हो पाएंगे। अगर हर इंसान अपने घर से कूड़े की दर्जाबंदी करे तो इससे सरकारी मशीनरी का टाइम और पैसा दोनों बचेगा। सर्वप्रथम ये मैं आप लोगों को बताना शुरू चाहूँगा और अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ये एक डिफ्यूज्ड वेस्ट होता है और इसके प्रबंधन की जो हमने सिस्टम या टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो इस वेस्ट को हम कंपैक्ट करते हैं। एक मशीन होती है फिक्स्ड कंपैक्टिंग ट्रांसफ़र स्टेशन के अंदर में, जिसको हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर सारे गार्बेज को कंडेंस करके डालते हैं और फिर हुक लोडर से उस कंटेनर को हम उठा करके अपने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे या सैनिटरी लैंडफिल साइट पे ले जा करके प्रोसेस करते हैं एट द टर्शरी लेवल। वेस्ट मैनेजमेंट में जब हम वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्ट आया कि हम जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसकी हम इन सिटू कंपोस्टिंग करेंगे वार्ड्स के अंदर। जिस एरिया के अंदर में हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, अगर हम उसमें से जो किचन जैसे किचन वेस्ट हो गया या इस तरीके के वेस्ट हैं, अगर उसको हम वहीं पे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं उसी वार्ड में, तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमें वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे ले जाना है या हमें सैनिटरी लैंडफिल साइट पे ले जाना है वो रिड्यूस हो जाता है।
जब वेट वेस्ट आपकी कंपोस्टिंग में चली गई, ड्राई वेस्ट में से आपका एक मेजर पोर्शन रिसाइक्लेबल निकल करके रिसाइकल होने के लिए चला गया, तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको हमने रीयूज़ कर लिया। और जो वेस्ट हम सैनिटरी लैंडफिल साइट, जो कूड़े के ढेर जो पहाड़ दिल्ली में अलग अलग जगह हमारा जैसे ओखला में है, जो जिसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, उसको हम बहुत सिग्निफिकेंटली कर्टेल कर लेंगे और इन कमिंग डेज हम इसको ज़ीरो वेस्ट के लेवल पे पहुंचा देंगे। जो टेक्नोलॉजी थी वेस्ट मैनेजमेंट की, वो पूरी तरीके से चेंज कर चुकी है। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हमारे आ गए हैं, जिसकी हम अब इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। वेरी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज भी नोटिफाई कर लिया है। तो ये दो बहुत सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव स्टेप हैं जो भारत सरकार ने उठाए हैं, और उसके बाद हम लोकल बॉडीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने दोनों के तहत यूज़र चार्जेस, पेनल्टी, पीनल प्रोविजंस को एक्सरसाइज करना शुरू किया है, जिससे जो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया ग्रेजुअली हम उसको रोक सकें। लोग प्लास्टिक ना फैलाएं, लोग गंदगी ना फैलाएं, और जो भारत सरकार का जो एक फ्लैगशिप स्कीम है स्वच्छ भारत, उसको हम अचीव कर सकें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी राइट फ्रॉम द इंसेप्शन स्टार्ट होती है। सबसे पहले जब हम घरों से कूड़ा लेते हैं, वहाँ से जब ये प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी कलेक्शन इसको हम बोलते हैं। इसके बाद जब ये सेकेंडरी लेवल पे हम आते हैं, तो जिसको हम पहले ढलाव कहते थे, जहाँ से ट्रकों में हम कूड़ा लेके जाते थे, आज दिल्ली के अंदर में हम फिक्स्ड कंपैक्टिंग ट्रांसफ़र स्टेशंस में सील्ड कंटेनर्स में कूड़ा लेके जाते हैं, या मोबाइल ट्रांसफ़र स्टेशन से लेके जाते हैं। टर्शरी लेवल पे हमारे पास 3 सोर्स हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब तक इस देश की जनता या हमारे सिटीजन्स इसको खुद ओन नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें 100% सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। एक पॉलिटिकल विल और पीपल्स विल, उसमें हमारी कमिटमेंट के साथ दिन रात का मेहनत, जब तक ये तीनों चीज़ मिलेंगी नहीं, ज़ीरो वेस्ट और 100% वेस्ट मैनेजमेंट हम नहीं कर। सरकार के साथ साथ कुछ ऐसे सामाजिक कारकुन और बेदार लोग भी हैं जो बिना किसी लालच के अपने मुल्क को साफ सुथरा रखने और कूड़े कचरे को सही तरीके से निपटाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 1600 घरों का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जो सोसाइटी है, उसके 1600 घरों का कूड़ा कैसे मैनेज कर रहा है? बेसिक यही है कि अगर पूरा सुबह डोर टू डोर करते हैं, और उसके बाद आके दोपहर में लंच करने के बाद फिर सेग्रीगेशन करते हैं, और सारा काम हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 15 सालों से चल रहा है। और ऐसा काम हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारियों से लेकर और सब चीज़ों से राहत मिल सकती है। और अगर ये सेग्रीगेशन घरों से होना शुरू हो जाए तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। सो आप क्या देखते हैं कि अगर ये कचरा टाइम टू टाइम सेग्रीगेट ना हो, अलग ना किया जाए, तो क्या इसके मतलब रिजल्ट्स हो सकते हैं एनवायरनमेंट पर? बेसिक एनवायरनमेंट पे यही है कि अगर 4 से 5 दिन के बाद अगर सेग्रीगेट होगा तो उसमें से कुछ गैसेस निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे अमोनिया, लेड और कुछ और जहरीली गैसेस हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर वो हवा में मिक्स हो जाती है तो उसी के चक्कर में पूरी दिल्ली में बीमारियां फैल सकती हैं। तो घरेलू स्तर पर अगर हम देखें तो कूड़े को मतलब जिस तरह से ये अलग अलग कर रहे हैं, वहीं से शुरू किया जा सकता है? हाँ, अगर घरों से हो जाए तो फिर जो मेहनत अब यहाँ दोपहर बाद होती है वो बंद हो जाएगी और थोड़ा और अच्छा प्रोग्रेस हो जाएगा। तो किस तरह से, मतलब घरेलू तौर पे अगर मैं हूँ तो मैं कैसे अलग करूँ? इसमें हमने घरों में चार्ट दिया था जिसमें लिखा हुआ था कि क्या क्या चीज़ें आपने अलग करनी है। तो जैसे प्लास्टिक, बॉटल, पेपर
ग्लास, ये सब अलग अलग करके देना है। और बायो वेस्ट जो जैसे सब्जियों के छिलके और ये फ्रूट के छिलके, ये सब अलग बांध के दें। और ये सैनिटरी नैपकिन वगैरह सब अलग करें तो उससे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो मतलब सबको अलग अलग डस्टबिन, 2-3 डस्टबिन तो चाहिए कम से कम? नहीं, 2 बहुत हैं, बाकी सिर्फ सैनिटरी नैपकिन ही आप एक पॉलीथीन में बांध दीजिए, बाकी तो 2 बिन बहुत है, बायो वेस्ट और रिसाइकलेबल वेस्ट। शुक्रिया कॉली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर हर एक सोसाइटी इस तरह की प्रैक्टिस अपनाए तो हमारा इंडिया एक बेटर इंडिया हो सकता है। ये सामाजिक कारकुन न सिर्फ हमारे कूड़े कचरे का निपटान कर रहे हैं, बल्कि आवाम को भी बेदार कर रहे हैं कि वो अपने घरों से निकले हुए कूड़े कचरे को किस तरह आसान और सही तरीके से निपटा सकते हैं। मैम, ये सेग्रीगेशन प्रोसेस के बारे में आप हमें बताइए। ये बहुत ही साधारण और प्राकृतिक तरीके से हम लोग इसको करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके रसोई में अगर आप दाल, चावल, दूध, तेल, नमक, मिर्च को मिक्स करके और सड़ा दें तो फिर क्या हाल होगा। आपका सुंदर जो पदार्थ हैं रसोई के, दूध, दही मिक्स करके आप तेल के साथ, मिर्च के साथ मिक्स कर दें तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे। और अगर कचरा आप मिक्स्ड रूप में, अनसेग्रीगेटेड रूप में छोड़ेंगे तो कचरा तो बर्बाद नहीं, घातक हो जाएगा और आपको बर्बाद करेगा। भारत की जनता को ज़रूरत है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ के रहें और अपने कचरे को अलग अलग करें। अभी देखिए, ये हम लोगों के पड़ोसियों का, मेरे पड़ोसियों के घर से कचरा कल उत्पन्न हुआ है, आज सुबह इकट्ठा हुआ है। इसको हाथ से छूने में भी कोई संकोच नहीं है। हम इसको नाक से भी लगाएं तो एक हल्की सी भीनी सी बदबू जैसे हमारे किचन की डस्टबिन में आती है वही आती है, कोई संकोच नहीं है। मैं भी इसको छू सकती हूँ, कोई भी इसको छू सकता है। ये पन्नियाँ हैं, थोड़ी मोटी पन्नी है, ये हमारी जिसमें हम सामान लेकर आते हैं, अगर हम इनको लाना बंद कर दें तो ये पन्नी भी बंद हो जाए। यहाँ पर आगे चल के देखिए, बंद पैकेट हैं जो घरों से आए हैं, अब इनको खोल खोल के निकालेंगे। यहाँ पर बॉटल्स वगैरह, थोड़ी मोटी प्लास्टिक हम लोग ने इकट्ठा कर ली है। इस प्रकार से यहाँ पे हमने गत्ता और पेपर इकट्ठा किया हुआ है। पेपर दोबारा रिसाइकलिंग में पेपर बनने के लिए चला जाएगा, पन्नी दोबारा पन्नी बनने के लिए चली जाएगी। और ये खाने पीने का सामान है वो वहाँ खाद की ढेरियों में लग के खाद में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमें सिर्फ डेंगू मलेरिया जैसे बुखार नहीं दे रहा, ये कचरा ये हमको घातक टॉक्सिक बीमारियाँ दे रहा है, जिसकी वजह से हर परिवार में एक मौत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हमारे बीमार हैं, बुजुर्ग हमारे बीमार हैं, सिर्फ हमारे उत्पन्न किए हुए कचरे के कारण। ये सड़ा हुआ कचरा नहीं है, ये कचरा ना हो के मटीरियल है। कचरा ना हो के इसको हमने मटीरियल में तब्दील कर दिया है, यूजफुल मटीरियल में। वेस्ट से हमने नेमत पैदा कर दी है। कूड़े कचरे को सही तरीके से निपटाने में घरों की औरतें अपना खास किरदार अदा कर सकती हैं। कूड़ा कचरा सिर्फ फेंक देने की चीज़ ही नहीं, बल्कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये उनके लिए आमदनी का भी एक जरिया हो सकता है। आज हमारे साथ हैं माधुरी जी, जो कि हमें बताएंगी कि घरेलू वेस्ट जो कि हमारे घरों से हमें आता है, हमारी जिम्मेदारी है जिसको संभालना, वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा है वो 60% तक होता है और बाकी बचा हुआ कूड़ा हमारा सैनिटरी वेस्ट होता है और अन्य प्रकार के वेस्ट होते हैं। और ये भी हमारा मानना है कि क्योंकि हम ही कूड़ा जनरेटर हैं तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि उसका समाधान भी हमारे घरों से ही निकले। मैं खुद पिछले 3 साल से कचरा प्रबंधन अपने घर में कर रही हूँ और मेरे घर से एक भी कचरा बाहर नहीं जाता है। जो केवल सूखा कचरा होता है वो हफ्ते में 1 बार जाता है, बाकी मेरे किचन से निकला हुआ जो भी वेस्ट है उसका मैं खाद बना देती हूँ। जो घर का वेस्ट होता है उसके भी 2 तरीके होते हैं। अपने गीले कचरे को का जो रखरखाव करने का जो तरीका होता है उसमें हम लोगों ने एरोबिक और एनॉर्बिक कंपोस्टिंग होती है। पहले हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एनॉर्बिक कंपोस्टिंग का किया था, जिसमें ये पता चला कि थोड़ा स्मेल होने की वजह से उसको लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये सोसाइटी में रहने वाले उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है जो कि जिनके पास स्पेस की कमी होती है। लेकिन बाद में हम एरोबिक कचरे के ऊपर आए, जिसमें हमने मटके जैसे मिट्टी के पॉट्स लिए हुए हैं। 3 पॉट्स हैं जो ज़्यादा जगह नहीं घेरते हैं और इसका एक साइकिल होता है। और ये जब हम लोग रोज़मर्रा का जो भी हमारा सब्जियों का, फलों के छिलके जो भी निकलते हैं हम उसमें इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आसपास की गिरी हुई सूखी पत्तियां भी हम इसमें मिलाते हैं और 25 दिन के बाद ये हमारा जो कंपोस्ट है ये तैयार हो जाता है। मैम, आप आम लोगों को क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह से अपने घरों से निकले, ऑफिस से निकले कूड़े को मैनेज करें?
कूड़े को मैनेज करना और वो भी अपने घर के कूड़े को मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। यदि हम थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी जानकारी रखें तो मेरे ख्याल से अपने घर के कूड़े को हम सभी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए केवल हमें 2 बिन 1 बैग का मेथड अपनाना पड़ेगा। एक हरे रंग का बिन रखें जिसमें आपके घर का सारा गीला कचरा जाए, जिसमें सब्जियों के छिलके, फल फूल जो भी छिलके हैं, इवन अंडे के छिलके, ये सारी चीज़ें डालें। दूसरे बिन में आप वो डालें जो आपका सैनिटरी वेस्ट है, जो रेड कलर का बिन है, और एक बैग रख लें। बैग में आप सारी वो चीज़ें रखें जो आप कबाड़ी को बेचना चाहती हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये घर में बना हुआ कंपोस्ट है जो मैंने खुद बनाया है, और ये इतना आसान है। और इसके द्वारा हम लोग जब इसको बहुत सस्ते दामों पे ऐसे लोगों को मुहैया कराएंगे जो बाहर से ख़रीदते हैं और उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो जला हुआ ख़रीद रहे हैं या किसी नाले का कीचड़ ख़रीद रहे हैं, वहाँ पर हम उनको प्योरली ऑर्गेनिक कंपोस्ट दे रहे हैं और वो भी सस्ते दामों में। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हम ऐसी महिलाओं को अपने साथ मिला के ये काम करना चाहते हैं ताकि वो भी एक सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बन पाएँ और उनके घर में भी 4 पैसे आ पाएँ, वो अपने आप को स्वाभिमान के साथ जी सके, अपने कूड़े से पैसा कमा सकें। शुक्रिया माधुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब सारी जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। ये हर एक शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम कूड़ा कचरा पैदा करे और अपने आसपास पैदा होने वाले कूड़े कचरे को जितना हो सके अपने तौर पर ही निपटाने की कोशिश करे। कूड़ा कचरा सिर्फ फेंक देने की ही चीज़ नहीं है, बल्कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इससे आमदनी का जरिया भी पैदा किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है दिल्ली के सराय काले खां में मौजूद वेस्ट टू वंडर पार्क, जो कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया है। ये दुनिया का पहला ऐसा पार्क है जहां आपको दुनिया के 7 अजूबे एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि इन अजूबों को बनाने के लिए कोई भी चीज़ खरीदी नहीं गई, बल्कि इन अजूबों को पूरी तरह से स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया है। ये साबित करता है कि वेस्ट से वंडर भी किए जा सकते हैं। अगर हम सरकार के साथ साथ खुद भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने आसपास साफ सफाई रखें और घरों से निकले कूड़े कचरे की दर्जाबंदी करके रखें तो बहुत जल्द ही हम अपने शहरों से इन कूड़े के पहाड़ों और इनसे पैदा होने वाली महलिक गैसों और बीमारियों से खुद को और अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं।